लॉर्ड सभा की रचना और कार्यों के पश्चात आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लॉर्ड सभा की उपयोगिता के बारे में। लॉर्ड सभा के बारे में कहा जाता है कि वह एक महत्वहीन सदन हो गया है क्योंकि उसकी शक्तियां नाम मात्र की शक्तियां रह गई हैं। संसद की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कॉमन सभा के द्वारा किया जाता है, लेकिन आज भी लॉर्ड सभा विद्यमान है। इसका कारण यह है कि उसकी कुछ उपयोगिता आज भी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉर्ड सभा की उपयोगिता के बारे में। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है वह है कॉमन सभा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखना। देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संसद के दो सदन होना अनिवार्य है, क्योंकि प्रजातंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यवस्थापिका पर किसी एक संस्था का एकाधिकार न होने पाए। और यदि ब्रिटेन में संसद का केवल एक ही सदन रहता है तो उसका निरंकुश होना स्वाभाविक है। तो वह मनमाने ढंग से या निरंकुश होकर कार्य न करे। अतः प्रथम सदन की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने के लिए द्वितीय सदन का होना अत्यंत आवश्यक है, और ब्रिटेन की लॉर्ड सभा इसी उद्देश्य की पूर्ति करती है। सेकंड पॉइंट आता है प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था। देखिए, आज विश्व के अधिकतर देशों में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंतर्गत जो व्यवस्थापिका है वो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। तो इंग्लैंड में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी इंग्लैंड में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की आवश्यकता पर बल दिया गया है। नेक्स्ट आता है विधेयकों पर पुनर्विचार। जब मैंने आपको लॉर्ड सभा की शक्तियों के बारे में बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो विधेयक है वो संसद के एक सदन द्वारा पारित होने के पश्चात उसे संसद के दूसरे सदन में भेजा जाता है। कोई भी विधेयक जब संसद के दो सदनों के पास जाता है तो उस पर भली भांति पुनर्विचार हो जाता है। यदि संसद के किसी एक सदन में उस विधेयक पर अच्छी तरह से विचार विमर्श नहीं हो पाता या कोई कमी रह जाती है तो यह कमी संसद का दूसरा सदन उसको पूरी कर देता है। लॉर्ड सभा की इस उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए लॉर्ड सेलिसबरी का कथन है कि आज तक जब भी कोई विधेयक पिछले 3 वर्षों में इस सदन में विचारार्थ आया है तो हमने सदैव उसको सुधारा ही है। नेक्स्ट आता है उच्च स्तरीय वाद। देखिए, लॉर्ड सभा में कोई भी विधेयक जब विचार विमर्श के लिए आता है तो उस पर उच्च स्तरीय विचार विमर्श किया जाता है। इसका कारण यह है कि इस सभा के लिए जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वे योग्य तथा विद्वान व्यक्ति होते हैं, और लॉर्ड सभा की बैठकों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को राजनीति में विशेष रुचि होती है। जब मैंने आपको लॉर्ड सभा के सदस्यों के बारे में बताया था तो इसमें जो भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर, भूतपूर्व कॉमन सभा के अध्यक्ष, राजनीतिज्ञ, न्यायाधीश सभी इसके मेंबर्स होते हैं। इनकी राजनीति में विशेष रुचि होती है और इनको जिस विषय पर बोलना होता है वे उस विषय पर पूरी तैयारी के साथ बोलते हैं। इन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। तो उच्च स्तरीय वाद विवाद विचार विमर्श के कारण किसी भी विधेयक की कमियों को भलीभांति दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉमन सभा के कार्य। वर्तमान समय में कॉमन सभा के कार्य अत्यधिक बढ़ गए हैं। इसी कारण संसद के सभी कार्यों को कॉमन सभा के लिए करना संभव नहीं है, और हर वर्ष अनेक ऐसे विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं जिन पर किसी प्रकार का कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना होता, और ना ही ऐसे विधेयकों को विरोधी दल किसी प्रकार की चुनौती देता है।
तो ऐसे विधेयकों में को लोकसभा में पारित किया जाता है और लोकसभा में पारित होने के कारण कॉमन सभा का बहुमूल्य समय बच जाता है। नेक्स्ट बिंदु है व्यापक प्रतिनिधित्व। देखिए, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि लोकसभा में ख्याति प्राप्त राजनीतिज्ञ, व्यापारी, वकील, न्यायवेत्ता, समाजसेवी तथा धर्माधिकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी सेवाओं से देश को विशेष लाभ पहुंचाते हैं। इस कारण लोकसभा को योग्यता का भंडार भी कहा जाता है। यही कारण है कि आज भी लोकसभा की उपयोगिता बनी हुई है। जनमत को प्रभावित करना, देखिए कि कॉमन सभा के द्वारा, क्योंकि जो कानून निर्माण की अंतिम शक्ति है वो कॉमन सभा के पास है। लोकसभा उस पर विचार विमर्श कर सकता है, वाद विवाद कर सकता है या उसमें कुछ सुधार के सुझाव दे सकता है। और जब कभी भी लोकसभा ने निष्पक्ष होकर विचार विमर्श किया है और उस कानून में कुछ सुधार का सुझाव दिया है तो कॉमन सभा पर यह दबाव होता है, वो लोकसभा की इच्छा को इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि इससे जनमत प्रभावित होता है। अर्थात जो लोकसभा है जो निष्पक्ष होकर गंभीर विषयों पर विचार विमर्श करती है तो उसके पास यह शक्ति रहती है कि वो जनमत को प्रभावित करे। अर्थात कॉमन सभा पर यह प्रेशर रहता है कि वो लोकसभा के सुझावों को इग्नोर नहीं कर सकती। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है ब्रिटिश परंपराओं के अनुकूल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ब्रिटेन के नागरिक हैं वो परंपराओं का अनुसरण करते हैं और जो लोकसभा है वो ब्रिटिश रूढ़िवादी प्रवृत्ति की ही परिचायक है। ब्रिटिश जनता परंपरागत संस्थाओं के प्रति आस्था रखती है, इसी कारण वहाँ की जनता लोकसभा को बनाए रखने के पक्ष में है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु है स्वतंत्रता पूर्वक विचार प्रकट करना। देखिए, लोकसभा के सदस्यों के ऊपर किसी भी राजनीतिक दल का दबाव नहीं होता। वो किसी भी राजनीतिक दल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि उनके ऊपर किसी भी राजनीतिक दल का अंकुश नहीं रहता, तो वे स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार प्रकट करते हैं। लास्ट पॉइंट आता है विधेयक पास कराने में विलंब करना। यद्यपि लोकसभा के बारे में कहा जाता है कि कानून निर्माण के क्षेत्र में उनके पास महत्वपूर्ण शक्तियां नहीं हैं, लेकिन लोकसभा विलंबकारी सदन के रूप में विख्यात है। राजनीतिज्ञों को यह विश्वास है कि द्वितीय सदन को यह अधिकार होना चाहिए कि वह किसी विधेयक के पारित होने में विलंब कर सके। ऐसा इसलिए कि कोई सदन जल्दबाजी में कोई विधेयक को पास ना कर दे। अर्थात ये कहा जाता है कि वर्तमान समय में भी लोकसभा की उपयोगिता बरकरार है, लेकिन फिर भी लोकसभा के कार्यों की, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन तो नहीं कहेंगे, सदस्य जिस प्रकार से मनोनीत किए जाते हैं उसकी विभिन्न विद्वानों के द्वारा आलोचना की जाती है। उनका कहना है कि जो लोकसभा है ये एक व्यर्थ सदन है, इसकी वर्तमान समय में कोई भी उपयोगिता नहीं रही। तो इन बिंदुओं के द्वारा मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि लोकसभा के कार्य और लोकसभा की रचना की क्या आलोचना की जाती है। सबसे पहले आलोचना का जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो है अप्रजातांत्रिक संगठन। देखिए, ब्रिटेन में लोकतंत्र है। यदि लोकतंत्र है तो संसद के दोनों सदनों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, और यदि संसद के किसी सदन के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जिसमें जनता का कोई भी
रोल या कोई भी भूमिका नहीं होती तो हम ये कह सकते हैं कि वो सदन लोकतांत्रिक नहीं है। तो लोकसभा के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये अप्रजातांत्रिक संगठन है, संस्था है, क्योंकि इसके अधिकांश सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वे किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होते और ना ही वो किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी दल का सदस्य न होने के कारण उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण भी नहीं रहता, इस कारण इनको अप्रजातांत्रिक कहा जाता है। सेकंड जो आलोचना की जाती है वो यह है कि यह धनिक वर्ग का गढ़ है, क्योंकि लोकसभा, जैसा कि इसका नाम से आप देखिए, लॉर्ड शब्द इसके लिए यूज किया गया है। मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि ब्रिटेन लोकतंत्र, कुलीन तंत्र और राजतंत्र का मिश्रण है। तो ये जो लोकसभा है ये कुलीन तंत्र का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें आम जनता के लिए, आम वर्ग के लिए कोई भी स्थान नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति, कंपनियों के संचालक, व्यापारियों की ये सभा है, ठीक है। इसमें राजकुमार शामिल हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ शामिल हैं जो धनिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये व्यक्ति निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति होते हैं। तो रैमजे मेयर का कथन है कि लोकसभा धनिकों का सामान्य वर्ग है। इसके अतिरिक्त जो आलोचना की जाती है वो है सदस्यों की उदासीनता। देखिए, ये जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होते, मनोनीत होते हैं। तो ये देखा गया है कि लोकसभा के अधिकांश सदस्य अपने कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें अपने कार्य में कोई रुचि नहीं होती। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, ये अपने बिजनेस में अधिक रुचि लेते हैं। जनता की समस्याओं से इन्हें कोई वास्ता नहीं होता। और अनेक सदस्य तो ऐसे होते हैं जो लोकसभा में बिल्कुल चुप बैठे रहते हैं या फिर वो अनुपस्थित रहते हैं। यानी कि इतनी बड़ी सभा की गणपूर्ति केवल 30 रखी गई है, जिसकी सदस्य संख्या वर्तमान में तो 700 से ज़्यादा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इसकी सदस्य संख्या 1000 से भी ज़्यादा थी, लेकिन गणपूर्ति संख्या मात्र 30 रखी गई है। एक और इस पर आरोप लगता है कि यह प्रगतिशील कानूनों में बाधक है। इसका कारण यह है कि ये माना जाता है कि लोकसभा के सदस्य रूढ़िवादी हैं, ठीक है, और वे ऐसा कोई भी सुधार नहीं करना चाहते जिसमें कुछ आधुनिकता के अंश हों। और लोकसभा का पिछला इतिहास इस बात का साक्षी है कि इसने जनता के अधिकारों की मांग को आघात पहुंचाया है। शक्तिहीन, लास्ट आलोचना है शक्तिहीन सदन। वर्तमान समय में लोकसभा की शक्तियां नाम मात्र की रह गई हैं। ना तो जो देखिए, संसद का प्रमुख कार्य क्या होता है, कानून का निर्माण करना। और जब हमने लोकसभा की शक्तियों का अध्ययन किया था तो हमने क्या देखा कि लोकसभा के पास कानून निर्माण की शक्तियां भी नाम मात्र की हैं। तो ये क्या है, एक शक्तिहीन सदन रह गया है। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके कारण लोकसभा की आलोचना की जाती है। और निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो लोकसभा है वो कॉमन सभा के ऊपर थोड़ा अंकुश रखती है। यदि ब्रिटिश संसद एक सदनीय हो जाती है तो उसके निरंकुश होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब क्या है, वो द्विसदनीय है। कोई भी विधेयक, चाहे उस विधेयक को पास करने की अंतिम शक्ति कॉमन सभा के पास है, लेकिन लोकसभा के द्वारा उस पर पर्याप्त विचार विमर्श और वाद विवाद किया जाता है। और ऐसे कई अवसर आए हैं जब विधेयकों की कमियों को दूर किया जाता है
या लोकसभा के द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं उन सुझावों को कॉमन सभा स्वीकार करती है। तो ये था लोकसभा की उपयोगिता और आलोचना, जिस पर आज हमने डिस्कस किया था।